तो आज हम लोग इसमें अब नया चैप्टर है, इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब इस चैप्टर का नाम है। और इसमें हम मान के चल रहे होंगे कि इस चैप्टर में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही है। मतलब तभी मोशन पॉसिबल है। तो जब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हम बात करेंगे आज न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में। तो चैप्टर का नाम हेडिंग डालिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ऑब्वियस है, इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको न्यूटन को याद करना पड़ेगा। उसके तीन लॉ हैं और उसमें भी सेकंड लॉ। सेकंड लॉ इस तरह से समझिएगा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। टोटल फोर्स किसी भी सिस्टम पर जो लगा हुआ है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। टोटल मास पूरे सिस्टम का इनटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन सेकंड लॉ है। आप लोग तीनों जानते ही होंगे। न्यूटन थर्ड लॉ कहीं पर जरूरत अगर पड़ती है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक्शन एंड रिएक्शन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। Any of the force can be considered as action and other as a reaction. ये हम लोगों की निजी जिंदगी जैसा नहीं होता कि साहब पहले एक्शन होगा और फिर हम जो रिटेलिएशन करते हैं उसे रिएक्शन बोलते हैं। ऐसा नहीं है साइंस में। आम आदमी बोलता है कि भाई पहले तो एक्शन ही होगा तभी रिएक्शन होगा। तो मैथ्स और फिजिक्स में ध्यान रखिएगा, वहां ऐसा नहीं होता। ऐसा पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में होता जरूर है। वहां पहले हमेशा क्रिया फिर प्रतिक्रिया होती। पहले एक्शन फिर रिएक्शन। फिजिक्स या मैथ्स में एक्शन और रिएक्शन में किसी को भी एक्शन और किसी को भी रिएक्शन माना जा सकता है। इसीलिए वो आगे पीछे नहीं हो सकती, वो साइमल्टेनियस है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों। इस चैप्टर में जो डेरिवेशन है कुछ लेंदी है, काफी लंबे जाएंगे। अभी जो पढ़ा रहा हूँ ये वाला तो लेंदी नहीं है। जो आज के दो डेरिवेशन होंगे, लेकिन जो नेक्स्ट दो अगले होंगे वो थोड़े लंबे होंगे। तो चलिए हम लोग पहला डेरिवेशन करते हैं। यहाँ भी शुरुआती काम ऑयलर का है। तो ऑयलर्स हाइड्रोडायनामिक इक्वेशन हम करते हैं। ऑयलर्स हाइड्रोडायनामिक इक्वेशंस। कई लोगों ने काम किया है। आपने बर्नौली का नाम पढ़ा होगा, ट्वेल्थ फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कई बच्चों ने। बर्नौली थ्योरम आएगी। फंडामेंटल शुरुआती काम ऑयलर का। तो समझाने के लिए फिर मैं, ऑयलर की अप्रोच तो यही है, हम पिछले चैप्टर से समझ ही रहे हैं। आप एक स्ट्रक्चर ले लीजिए, ये ऐसा बना लीजिएगा। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों साइड ले लेंगे। वो पिछले चैप्टर जैसा ही होगा। सपोज दिस इज डेल्टा एक्स, दिस इज डेल्टा वाई और ये साइड डेल्टा जेड है। इनके नाम भी वैसे ही रख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ये हमारे पास है। इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उस पॉइंट को मैं यहाँ पर पी नाम दे देता हूँ।
ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब है जो डायगोनल्स होंगे उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। प्लीज ध्यान दीजिए, जो 2D में डायगोनल है और जो 3D में डायगोनल है उनमें अंतर होता है। ये 3D स्ट्रक्चर में जो डायगोनल्स होंगे वो AD होंगे, A से D को मिलाएंगे और B से E को। अच्छा, AG लिख लेते हैं हम। और ऐसे ही O से G तक और C से F तक 4 डायगोनल होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें इनकी जरूरत है नहीं वैसे। AD, A से D और CF, OB, नहीं OG और B, इनको कहते हैं डायगोनल 3D में। आप O से B तक को मिला के नहीं कह सकते डायगोनल, वो एक प्लेन पर ही हो जाएगा। डायगोनल का मतलब वो लाइन जिसके एंड पॉइंट डिफरेंट प्लेन में हो। तो O देखिए कहाँ है और G देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, डिफरेंट प्लेन्स में हो एंड पॉइंट। तो P इस तरह से डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो P से मैं यहां से यहां तक अब ये किसी फील्ड में रखा गया होगा, वेक्टर फील्ड है। वेक्टर फील्ड में आप लोग जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ते हैं, ऐसा कुछ। तो ऑब्वियस है यहाँ पर बाहर से जो फोर्स लगेगा वो इधर को लगेगा, और इस सरफेस पर, इसके अपोजिट सरफेस जो है उस पर फोर्स अंदर को लगेगा। तो वो कितना होगा उस पर हम बातचीत टेलर थ्योरम की मदद से करते हैं। थोड़ा सा स्टेट कंस्ट्रक्शन के बारे में लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर a rectangular parallelogram जो पैरेललोग्राम होता है उसका 3D वर्जन पैरेललोग्राम होता है। लेकिन रेक्टेंगुलर बोल दिया तो वो हर एक एंगल 90 हो जाएगा, तो बेसिकली वो रेक्टेंगल का 3D वर्जन हो गया विद डायमेंशंस डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इन अ वेक्टर फील्ड। ये कहीं पर रखा हुआ है मान लेते हैं। सेंट्रल पॉइंट पी है, लेट पी के उसको हम पी जो होगा वो XYZ पे डिपेंड करेगा। हम्म, या पी बी इट्स सेंटर, ठीक हो गया, हम ऐसा मान लेते हैं। अब जो एक्सटर्नल फोर्स है बच्चों, वो पर यूनिट मास हम लोग कैपिटल XYZ मान लें, तीनों डायरेक्शन में। लेट ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास भी, आप इसको आई ऐसे कर सकते हैं, IX+JY कैपिटल XYZ, IJ कैपिटल जे। तो फोर्स के कंपोनेंट कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल जेड है। हम्म, और ये किस समय है, एट टाइम टी, ये भी हो सकता है आप चाहें तो किसी समय पर आपने ऐसा कर लिया, इसका मतलब वेरिएशन हो सकता है। तो प्रेशर जो है वो सेंटर पर हम मान लेते हैं पी है। कैपिटल पी जो पॉइंट है, उस पॉइंट पर जो प्रेशर है, सपोज वो स्मॉल पी है। लेट, प्रेशर,
एट पॉइंट पी, बी स्मॉल पी। तो स्मॉल पी जो हुआ, सपोज दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ये मान। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा? पार्शियल डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज का मतलब ही डिफरेंशिएशन होता है ऑफ प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस। अगर आप इसको करेंगे तो ऑब्वियस है कि ये डेल एफ अपॉन करें या पी करें वो एक ही बात है, पी और एफ एक ही चीज है, डेल एफ अपॉन डेल वाई हो जाए। तो बच्चों जो ये प्रेशर होगा, अगर इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए, पी पॉइंट पर इतना है, तो पी से बी सी डी जी फेस के मिड पॉइंट तक आने में क्या बदलेगा? आप सोचिएगा। बी सी डी जी जो फेस है, उसका जो सेंटर होगा वहां पर पी से वहां तक आने में क्या बदलेगा? वाई कोऑर्डिनेट केवल। यस। ऐसा ले लेते हैं, प्रेशर एट द सेंटर ऑफ फेस बी सी डी जी इज एफ। एक्स तो ऐसे ही रहेगा, वाई की जो वाई प्लस हाफ डेल्टा वाई और जेड। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं टेलर थ्योरम की मदद से? एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस हाफ डेल्टा वाई डेल पी अपॉन डेल वाई। सर हाफ डेट। ये उसको एच मान लीजिए, तो वाई कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में चेंज आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? पी सर प्लस, नीचे भी हाफ नहीं आएगा? डेल अपॉन। ना ना, हाँ हमने जहां भी लिया होगा वो वेरिएबल रहे होंगे, आर डेल्टा थीटा, आर साइन थीटा, डेल्टा फाई, आप ऐसे सोच रहे होंगे पीछे, ये आएगा बस। यस सर। तो यहां से प्रेशर में डायग्राम में बना देता हूँ। जो आपके पास प्रेशर होगा इधर से बाहर से, वो पी प्लस डेल्टा वाई बाई टू इंटू डेल पी अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो फिर तो ऐसा आप लेफ्ट साइड से भी सोच सकते हैं, स्ट्रेट अपोजिट फेस। इसी तरह से आप उसमें अगर बदलाव करते, कौन सा फेस होगा देखो, ओ ए एफ ई। तो वाई की जो है यहाँ पर माइनस आता ना केवल, ये मैं नीचे रोल कर रहा हूँ देखिएगा, यहाँ पर वाई प्लस की जो वाई माइनस आता केवल, यही तो अंतर आता। यस सर। यहाँ पर कितना हो जाएगा प्रेशर फिर? पी माइनस डेल्टा वाई बाई टू डेल पी अपॉन डेल वाई। ये जो है इस साइड से फेस से इस पैरेलल पाइप पे लड़ रहा है इधर को। जो P माइनस वाला है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लड़ रहा है, और जो P प्लस वाला है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। आप चाहे तो वेक्टर कंपोनेंट इसके साथ जे और उसके साथ माइनस जे लिख सकते हैं, दोनों को सम कर देंगे तो वाई डायरेक्शन में टोटल प्रेशर आ जाएगा। आप लोग ये जानते हैं प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया। तो यार प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है। इसका मतलब अगर आपको फोर्स निकालना है तो आप प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों बी सी डी जी जो फेस है उसका एरिया कितना होगा सोचो। ये तो डेल्टा एट से है और ये डेल्टा जेड है।
डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा डेल्टा जेड। जेड, ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो प्रेशर आपने कैलकुलेट किया है वो फोर्स बन जाएगा अलॉन्ग नेगेटिव वाई, इस फेस पे बाहर से पड़ने वाला। और इतना ही एरिया ओ ए एफ ई का भी होगा, तो वहां भी डेल्टा एच से डेल्टा जेड से मल्टीप्लाई करें तो फोर्स आ जाएगा, तो दोनों का सम कर ले, वेक्टर सम, तो नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा अलोंग वाई एक्सिस। क्या ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब क्योंकि इसमें जगह नहीं है तो मुझे अगले पेज में जाना पड़ेगा, आप लोग इसको सेव कर लीजिएगा। तो मैं लिख रहा हूँ अब, वाई डायरेक्शन में जो टोटल एक्सेलरेशन हम मानेंगे बच्चों, वो अब ये वाला लेंगे, ध्यान दीजिएगा। डी वाई है ना, तो डी वी अपॉन डी टी, याद है टोटल डी क्या होता था? टोटल डी काफी बड़ा टर्म था, डेल यस सर। अपॉन डेल टी, या इसको क्या लिखते थे, केवल डी ऑपरेटर को सोचिए, कैपिटल डी को, ये था डेल बाई डेल टी प्लस यू डेल यू बाई डेल एक्स, नहीं यू हटा दो, यू यहाँ, यू डेल बाई डेल एक्स प्लस वी डेल अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल अपॉन डेल जेड। ये ऑपरेटर दोनों बराबर हैं। अब जो भी फंक्शन ऑपरेट करना हो, तो टोटल आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो आप कैपिटल डी से दिखाएंगे वाई डायरेक्शन में, क्योंकि आपको न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना है। तो चलिए हम लोग इस पे बातचीत करते हैं नेक्स्ट पेज में। लेट टोटल एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, तो आप उसे लिख सकते हैं डी कैपिटल वी बाई डी टी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मास कितना होगा जो अंदर मटेरियल है टोटल उसका, टोटल मास विद इन द पैरेलल पाइप कितना होगा बच्चों? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। बढ़िया। तो डेंसिटी रो मान लेते हैं, वॉल्यूम हो जाएगा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी। मैं बता रहा हूँ, हियर रो इज डेंसिटी। बस हो गया यार, यूजिन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या है ये मैं लिख भी दे रहा हूँ, नेट फोर्स टू नेट मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना हुआ, मास कितना है, रो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, ये हो जाएगा, और डीवी बाई डी टी, ये मास इंटू एक्सेलरेशन है। अब नेट फोर्स में आ, आप ये देखिए, पी माइनस डेल्टा वाई बाई टू, और क्या था, डेल पी अपॉन डेल वाई, ये किस डायरेक्शन में था बच्चों? दो थे ना, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा डेल्टा एक्स डेल्टा जेड, ये फोर्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में था, और पी माइनस डेल्टा पी प्लस डेल्टा वाई बाई टू डेल्टा एक्स डेल्टा जेड, कुछ गलत लिख दिया क्या? पी प्लस डेल्टा वाई बाई टू डेल पी अपॉन डेल वाई डेल्टा एक्स डेल्टा जेड। मैं आपको दोबारा, किसी को अगर कंफ्यूजन है तो दोबारा देखिए।
दो टर्म लिखी हुई है, डायग्राम पे ड्रॉ करिएगा। ये इधर को है तो इसके साथ माइनस आएगा, इसके नेगेटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस देखिए बस। तो P माइनस वाली जो है टर्म वो पॉजिटिव वाई में है, और ये तो बाहर से लगे। और दूसरा जो मास अंदर है उस पर लगने वाला फोर्स, आपने एक्सटर्नल जो फोर्स लिया है ध्यान दीजिएगा, वो यूनिट मास पर लगने वाला कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड है, जिस वेक्टर फील्ड में रखा हुआ है। तो जो अगर यूनिट पे लगने वाला फोर्स कैपिटल एक्स है तो इतने पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? क्या करें? डेल्टा वाई डेल्टा जेड, इतने मास पे लगने वाला फोर्स कैपिटल एक्स ये है। क्या ये इक्वेशन समझ में आई? ये दोनों, ये है बाहर से जो प्रेशर पड़ रहा है, और ये यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स एक्स है, तो इतने मास पे लगने वाला फोर्स एक्स इंटू दिस। तो बच्चों ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया, इन दोनों में सॉल्व करके क्या आ रहा है? हाँ, क्या कैंसिल होगा? फर्स्ट टर्म। Yes, sir. First term cancel. क्या बचेगा? Minus delta y del p upon del y into del और x डेल्टा into del एक्स t. डेल्टा वाई डेल्टा जेड इंटू डेल पी अपॉन डेल वाई Del y. प्लस कैपिटल एक्स टाइम्स रो इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, ये बचा है। तो रो इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा? टी वी अपॉन डी टी इक्वल टू, एक्स को पहले लिख रहा हूँ, माइनस 1/रो डेल पी अपॉन डेल वाई। ये कौन से नंबर की क्वेश्चन है बच्चों? तीसरी है शायद मैंने। Yes, sir. Third. हम्म, Yes, sir. तो ये वाई डायरेक्शन में आपने ऑयलर इक्वेशन निकाल दी। किसी को अगर पूरी वैल्यू लिखनी है तो डी कैपिटल डी वी बाई डी टी ही लिख सकते हैं आप चाहें तो। क्या हो जाएगी? वो आप कैपिटल डी बाई डी टी आपने अभी पढ़ा था वो लिख लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा? Del del डेल upon अपॉन del डेल t. टी था तो ऑफ वी Yes. प्लस यू डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल वी अपॉन डेल जेड इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस 1/रो डेल पी अपॉन डेल वाई। ये आपके पास पूरा आ गया। तो ये एक ही क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, ये तो वाई डायरेक्शन में है ना? अरे एक मिनट वाई डायरेक्शन में था, आप लोगों ने कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसका मतलब मेरी तो गलती है ही। बच्चों ये कैपिटल एक्स होना चाहिए था, कैपिटल वाई होना चाहिए था। आप इक्वेशन 1 देखिए तो, एक्स एक्सिस में लगने वाला फोर्स कैपिटल एक्स, वाई एक्सिस में कैपिटल वाई, जेड एक्सिस में कैपिटल जेड, यूनिट मास पे लगने वाले फोर्स हैं। हम लोग वाई डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर वाई से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, इस यहाँ पर जहाँ मैंने डबल टिक किया है, Yes, sir. तो यहाँ वाई आना चाहिए था यार। यहाँ पे वाई, कैपिटल वाई। मतलब मैं गलत कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन यार आप लोग भी क्या कर रहे हैं भाई? ऐसी दूसरी बोलिए अब, सिमिलरली बाकी दो डिराइव नहीं की जाएंगी अब। dv upon dt equals to डी यू बाई डी टी x. माइनस 1/रो डेल पी अपॉन डेल एक्स। ये दूसरी हो गई इक्वेशन नंबर 4। ऐसे ही डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इक्वल टू जेड कैपिटल माइनस 1/रो डेल पी अपॉन
डेल स्मॉल जेड। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 हो गई। या आप इनको पूरा डिटेल लिखना हो वो आपकी इच्छा है। इक्वेशन 3, 4, 5 को ऑयलर्स हाइड्रोडायनामिक इक्वेशन कहते हैं। आप लिख लेंगे नीचे कि इक्वेशन 3, 4, 5 आर कॉल्ड ऑयलर्स हाइड्रोडायनामिक इक्वेशन। तो साहब ये डेरिवेशन पूरा हो गया। किसी बच्चे को किसी स्टेप में नहीं समझ में आया हो कोई चीज तो बोलिएगा। और ऑब्जर्व किया होगा कि सारा खेल टेलर थ्योरम करती है। जिसको वो आता है ज्यादा दिक्कत नहीं है, बाकी तो कॉमन सेंस है। तो ये हो गया है तो आगे बढ़े। यस सर। हम्म। तो बच्चों अब मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट डेरिवेशन हमारा जो होगा वो बर्नौली इक्वेशन पे आएगा। बर्नौली सरनेम है। मैं बर्नौली के बारे में आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि जोहान बर्नौली, जैकब बर्नौली और फैमिली में छोटे भाई का बेटा डैनियल बर्नौली, 3 वर्ल्ड क्लास मैथमेटिशियन है इस फैमिली में। और टोटल 8 मैथमेटिशियन रहे। मतलब ये यूरोप के सबसे प्रसिद्ध परिवारों में से रहा है, जो गणित में बहुत नाम है जिनका। तो बर्नौली का जो काम है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता इनमें से कौन से बर्नौली का है, वो तो विकिपीडिया पे मिल जाएगा आप लोगों को। इसमें जो मेन चीज बताने वाली है बच्चों वो है कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। तो थोड़ा सा मैं फिजिक्स का ये टॉपिक छू लेता हूँ इस लेक्चर में। डेरिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगी इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स की जरूरत है तो पहले बोल देते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं मालूम है आपको? जो फोर्सेज पाथ जिसमें नहीं सॉरी जिन फोर्सेज में वर्क डन, अगर फोर्स है तो भाई उससे कोई काम किया जाएगा, तो जो वर्क डन होना चाहिए वो पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए बच्चों। अगर आप ए से लेकर सपोज बी तक कोई चीज को डिस्प्लेस करते हैं तो आपने एक पाथ चूज कर लिया। पाथ तो कई सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं मैथमेटिकली। अगर किसी भी पाथ से आप कर रहे फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होगा, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस। तो अगर वर्क डन किसी भी पाथ के अलोंग करिए एक ही मिल रहा है, पाथ तो इतना लंबा भी हो सकता है और भी हो सकते हैं। अगर वर्क डन सेम तो आप कहेंगे कि ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव। तो मैं ऐसे समझता हूँ कि सपोज हम लोग अपने घर में हैं और बाहर घर के बाहर बैठे हैं। माता जी ने 10 किलो गेहूं का एक थैला पकड़ाया, कहा यार इसे ना तू छत पे डाला तो जरा धूप में। अब 10 किलो का उठाना है, आपने दिमाग लगाया कई सारे तरीके से छत में ले जाया जा सकता है। आपने कहा ऐसा करता हूँ सीढ़ियों से ले जाऊं, ठीक है। आपने कहा नहीं पहले ना छत में जाएंगे फिर वहां से रस्सी बांधेंगे नीचे तक, उसमें नीचे से मम्मी बांध देगी ये थैला फिर उठा लेंगे खींच के। कर लो ऐसा भी, ये दूसरा पाथ हो जाएगा आपका। थैला छत में तो पहुंच ही रहा है। आपने कहा नहीं हमारे पड़ोस वालों की जो छत है वहां से जाएंगे फिर वहां से हमारी छत में आने का रास्ता है वहां से आ जाएंगे। ये तीसरा है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली वर्क डन इक्वल होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आप काम करेंगे और ये कंजर्वेटिव फोर्स है। पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए वर्क डन, और वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क जो होता है फोर्स और डॉट और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। लेकिन अगर मैंने यहां से ले गया और मैं यहीं ले आया इधर से जाते हुए
अब मेरी फाइनल और इनिशियल पोजीशन एक ही है, तो डिफरेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होगा जब फोर्स कंजर्वेटिव हो, पाथ इंडिपेंडेंट है। उसी का कॉन्सिक्वेंस ये है। लेकिन बच्चों कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो कंजर्वेटिव नहीं होते, नॉन कंजर्वेटिव, जैसे फ्रिक्शन है, वो पाथ पे डिपेंड करेगा। आपका जितना लंबा रास्ता होगा, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से घिसाई जो है, वर्क डन ज्यादा हो जाएगा, तो वो नॉन कंजर्वेटिव हुए। हम लोग इस पूरी ब्रांच में केवल अभी कंजर्वेटिव पे फोकस करेंगे, नॉन कंजर्वेटिव पे कोई बात नहीं करेंगे। पहले तो ये समझना जरूरी है। दूसरा, एक फिजिक्स में जिन बच्चों को मैंने कभी पढ़ाया होगा तो शायद ये स्टेटमेंट लिखाया होगा, फोर्स इज गिवन एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो जो फोर्स है वो आप माइनस ग्रेड फाइव, पोटेंशियल अगर फाइव है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस डेल ऑपरेटर ऑफ फाइव। अगर आप इसे यहां पर आई एक्स प्लस जे वाई प्लस जे जेड कर रहे हैं, तो इसे डेल फाइव अपॉन डेल एक्स आई टाइम्स प्लस जे डेल फाइव अपॉन डेल वाई प्लस जे डेल फाइव अपॉन डेल जेड, ऐसा कर सकते हैं। तो जो एक्स होगा वो आ जाएगा माइनस डेल फाइव अपॉन डेल एक्स, क्योंकि अगर मोशन इरोटेशनल होगा तो वेलोसिटी पोटेंशियल एडजस्ट करेगा, उस पोटेंशियल से हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई निकालेंगे। ये कहाँ कैपिटल एक्स वाई जेड यूज कर रहे हैं, कहाँ स्मॉल यूज कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको फिजिक्स से इतनी मदद मिलेगी कि अब आप जो ऑयलर इक्वेशन आपने निकाली है, बर्नौली ने वहां कैपिटल एक्स वाई जेड की जो ये रख दिया, और थोड़ा और मैनिपुलेशन किया, नया डेरिवेशन हो जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन बर्नौली समझने के लिए पहले ऑयलर समझना जरूरी है। जिन बच्चों को पहला आएगा उन्हें को दूसरा भी आएगा। कंजर्वेटिव के बारे में जो थोड़ा सा बताया आप लोगों के लिए हो सकता है हेल्पफुल हो। समझ में आया है, कोई दिक्कत है? आ ऐसा गया सर। ऐसा फोर्स जिसकी वजह से वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, या क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होता है हमेशा। ये चीजें केवल कंजर्वेटिव के लिए हैं। तो ग्रेविटेशन के साथ ये अच्छी बात है कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसकी स्टडी करना आसान है। अगर हम डिसिपेटिव फोर्सेस के बारे में, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बात कर रहे होते तो हमारे लिए प्रॉब्लम होती। तो ऐसा करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं और 6:45 पे फिर जुड़ते हैं।